हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल बेस्ट स्टडी नंदू जीके बेस्ट स्टडी नंदू में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में। आज हम इस पूरे वीडियो में डिस्कस करेंगे कुल 15 क्वेश्चन, और उसमें आपको बहुत ही मोस्ट और इम्पॉर्टेंट सिलेक्टेड क्वेश्चन आपको मिलेंगे देखने को इस वीडियो में। तो आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड होते ही आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या होगा। हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। आपका ये बहुत ही इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन है, और इसको आप देख लीजिए, किसी भी एग्जाम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आपका सही आंसर क्या होगा? 330, आर्टिकल 330 संविधान के आर्टिकल, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 330 में दिया गया है। दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 330 में दिया गया है, जनजातियों और अनुसूचित जातियों को आरक्षण दिया गया है। अब इसमें देखते हैं नोट में क्या होगा। नोट में है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। इसी को एक्सप्लेन किया गया है, 330 में आरक्षण दिया गया है दोस्तों। अब साथियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों को आरक्षण कितने प्रकार का दिया गया है, ये भी आपको हम बताएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ पे कई प्रकार का आरक्षण दिया गया है, और एक आरक्षण दिया गया है स्थान का, जो कि लोकसभा में दिया गया है अनुसूचित जातियों के लिए, और असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों को छोड़कर अन्य अनुसूचित जनजातियों के लिए, और असम के स्वशासी जिलों की अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित रहेंगे। यह लोकसभा में पारित किया गया था। अब देखते हैं अगला प्रश्न क्या है दोस्तों। अगला प्रश्न है, अंडमान निकोबार समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय का देखरेख में आता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? इसका सही आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा पोर्ट ब्लेयर। क्या सही आंसर है? पोर्ट ब्लेयर। कहाँ पे है पोर्ट ब्लेयर? कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच कौन सी है? कलकत्ता हाई कोर्ट की सर्किट बेंच पोर्ट ब्लेयर, ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र न्यायालय का देखरेख में आता है। देखते हैं नोट में क्या है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है। कौन करता है? कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ दोस्तों, और हमारे वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। अब देखते हैं अगला प्रश्न, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? केरल हाई कोर्ट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके किसी भी एग्जाम के लिए, खासकर IAS PCS के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप इन सारे क्वेश्चन को मिस बिल्कुल मत करिएगा, शुरू से आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा। अब देखिए इसमें नोट क्या होगा। नोट देखते हैं क्या है इसका। नोट है, केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। केरल हाई कोर्ट केरल का और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। यह कोच्चि में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई है। कब हुई है? 1956 में हुई है। क्या हुआ है? 1956 में केरल हाई कोर्ट की स्थापना हुई है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? आंसर है कानून द्वारा संसद। कौन बदल सकता है? संसद। जी हाँ दोस्तों, संसद सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को बदल सकता है, कम और ज़्यादा कर सकता है। नोट देखते हैं, संसद को कानून बनाने का अधिकार है। संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट जब बनाया गया था तो उसमें केवल 7 जज थे। यहाँ संख्या 1956 में थी। यह 7 जज थे, ये 1956 में संख्या थी। 1960 में 10 हो गई। 1960 में 10 संख्या हो गई जजों की। कहाँ पे हो गई? सुप्रीम कोर्ट में। और 1977 में 13 जजों की संख्या हो गई सुप्रीम कोर्ट में। और सुप्रीम कोर्ट में 1985 में 17 जजों की हो गई। और वर्तमान में 25 जजों की संख्या है, और 31
कितने हैं? 31। वर्तमान में 31 की संख्या है जजों की सुप्रीम कोर्ट में, 31। ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यहाँ से प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि कौन से सन में कितने जज की संख्या थी सुप्रीम कोर्ट में, तो इसको नोट करते चलिएगा। आप चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सुप्रीम कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? दोबारा समझ लीजिएगा, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में कोई भी ऐसे कार्य नहीं कर सकता, कोई भी वकील। उसे सबसे पहले जज के रूप में उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष का कार्य करना चाहिए, तब वो सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश के रूप में चुना जाता है। तो कितने वर्ष का? 10 वर्ष का। तो इसमें नोटिस, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के लिए एक प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश, दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी संविधान के किस संशोधन से बनाया गया है? संविधान के किस संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश बनाया गया है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी? आप देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। 69वां संशोधन। कौन सा? 69वां संशोधन के तहत। नोट करते रहिएगा दोस्तों, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हम आज लेके आए हैं, मोस्ट सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अब देखते हैं नोट में क्या है। संविधान संशोधन 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली का, अब ये 69वां संशोधन कब हुआ था? 1991 में हुआ था, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। एनसीटी की स्थापना 1992 को पूरी हुई थी, इसका संशोधन हुआ था 1991 में, पूरी हुई थी 1992 में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या से ऊपर वाले राज्यों में है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? 20 लाख। क्या होगा? 20 लाख से ज़्यादा। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली 20 लाख से ऊपर वाले जनसंख्या के राज्यों में है। अब इसमें नोट देखते हैं। 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली कहाँ पे है? ग्राम पंचायत, पंचायत समिति केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी 20 लाख से ऊपर है। उन्हीं राज्यों में ग्राम पंचायत और पंचायत समिति चलाई जाती है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पे आपको 3 कथन दिए गए हैं। अब इन कथन में से हमें सिलेक्ट करना है कौन सा कथन सही है। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला है, राज्य की कार्यवाही शक्ति पर राज्यपाल में नहीं थे। राज्य की कार्यवाही शक्ति पर राज्यपाल में नहीं थे। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णय को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। अब इसका सही आंसर क्या है? केवल 1 और 2 दोस्तों, केवल एक है राज्य की कार्यवाही शक्ति पर राज्यपाल में नहीं थे, और दूसरा है राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। ये आपका पहला और दूसरा सही होगा, तीसरा बिल्कुल गलत है। तीसरा बयान सही नहीं है क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके लिए, नोट करते रहिएगा। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है। नोट देखते हैं, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रियत कार्य करता है, अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। आपको यहाँ पे 3 प्रकार की भाषाएं दी गई हैं, 4 प्रकार की, उसमें विचार करना है। अब देखते हैं, ऐसे प्रश्न दोस्तों यूपीएससी में भी पूछे जाते हैं और ये भी आईपीएस आईएएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं। ऐसे प्रश्न आपके बड़े बड़े कंपटीशन के एग्जामों में पूछे जाते हैं, तो आप इन्हें नोट करते रहिएगा और ध्यान से पढ़िएगा, समझिएगा, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा दोस्तों। हाँ, क्या है? भारत के निम्नलिखित आधिकारिक भाषाओं पर विचार करें। पहला है सिंधी और नेपाली, दूसरा है कोंकणी और मणिपुरी, तीसरा है बोडो और संथाली, और चौथा है डोगरी और मैथिली। अब देखते हैं 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषाएं शामिल की गई हैं?
अब यहाँ पे आपका जो सही होगा तीसरा और पाँचवा, पहला और दूसरा गलत है। तीसरा और पाँचवा जो है वो 2003 के 92वें संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से यही दो तीसरा और पाँचवा भाषा शामिल किया गया है। तीसरा और पाँचवा भाषा है कोंकणी और मणिपुरी, और पाँचवा है डोगरी और मैथिली। कुल हुई 4 भाषाएं। अब देखते हैं नोट में क्या है, नोट डाउन में 1967 में सिंधी, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली और 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली, डोगरी। मतलब 1967 में सिंधी शामिल की गई है भाषा, और 1992 में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषा शामिल की गई है संविधान में, और 2003 में बोडो, मैथिली, संथाली और डोगरी शामिल की गई संविधान के 8वीं अनुसूची में। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है, देखते रहिए, नोट करते रहिए और समझते रहिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार कीजिए। यहाँ पे भी आपको 4 धर्म दिखाए जा रहे हैं, जो कि सिख, बौद्ध, जैन, फारसी। अब इनमें अल्पसंख्यकों का दर्जा किसे मिला है? इनमें विचार करना है कि इन चारों धर्मों में से किन एक धर्म को अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला है, एक को या एक से अधिक। तो चलिए देखते हैं आंसर कौन सा सही है दोस्तों। 3 लोगों को मिला है। किन्हें मिला है दोस्तों? 3 लोगों को। 3 लोगों को मिला है, सिख, बौद्ध, जैन। किन्हें मिला है? सिख, बौद्ध, जैन। 3 लोगों को अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला है। अब चलिए देखते हैं, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों आपके किसी भी एग्जाम के लिए। अब देखते हैं नोट क्या है। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा फारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं। कौन है? मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा फारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं। अब चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? अब इसमें आपको कथन दिए गए हैं दोस्तों, देखते हैं कौन सा कथन सही है। एक है, पहला नंबर है, यह स्वतंत्र और संविधिक निकाय है। इस समय 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थों के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है। ये अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों और राज्य नगरों पालिकाओं के चुनाव के साथ चुनाव से भी चिंतित है। आपको इतने ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों, और इनमें से हमें विचार करके देखना है कि कौन सा कथन सही है। चलते हैं देखते हैं राइट आंसर क्या होगा। इनमें 6 साल का जो बी है वो सही है। कौन सा सही है दोस्तों? बी वाला सही है। ये देखिए दूसरा सही है। कौन सा? दूसरा, इस समय 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। क्या होता है? समावेश होता है। किसका? 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। ये कथन सही है। अब देखते हैं नोट में यही दिया गया है, इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, ये सही है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, संविधान के अन्य लिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। संविधान के अन्य लिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद आर्टिकल 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। अब आपको इसमें देखना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। और दूसरा अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकारी, और तीसरा अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान। चौथा अनुच्छेद 148 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य। अब देखते हैं इनमें कौन सा मिलान सही है। अब यहाँ हमें आर्टिकल और उसके कार्य को मिलाना है कि कौन सा मिलान सही है। कौन सा सही है दोस्तों? 1 और 2 और 3, 1 2 3 ये तीनों सही हैं। आर्टिकल 1 कहता है राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति। आर्टिकल 72 कहता है कि जो कि सही है, इनमें से सही मिलान है। आर्टिकल 72 कहता है कि क्षमा आदि और किसी और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या लघुकरण की राष्ट्रपति की शक्ति जो है आर्टिकल 72 में दी गई है। इनमें उन्हें 3-4 प्रकार की शक्तियां हैं, जो कि सभी मामलों में दंडादेश को न्यायालय में दंड देने के लिए और राष्ट्रपति से क्षमा मांगने के लिए शक्तियां दी गई हैं। और इसमें जो हमारा दूसरा है अनुच्छेद जो 143 है वो सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकारी से है। आपका तीसरा भी सही और चौथा गलत है। आपका अनुच्छेद चौथे में क्या है? 148 और 151 तक क्या है? भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की शक्तियां और कार्यों से संबंधित कुछ कार्य इसमें है, जो कि आपको जो ऊपर दिखाया गया है वो गलत है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता के आधार पर नहीं है? ध्यान से देखिएगा प्रश्न दोस्तों।
प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए योग्यता के आधार पर नहीं है? संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित करने के लिए योग्यता के आधार पर नहीं है। इसमें आपको ऑप्शन दिए गए हैं, एक ऑप्शन चुनना है। यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता हो, अगर व्यक्ति ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जाता है, अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है या उसे रोक दिया गया है। तो इसमें केवल चौथा जो है वो आपका सही है। कौन सा? चौथा आपका उसके ये यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति का आयोग घोषित किया जाता है तो वो कर सकता है, अन्यथा इसमें नहीं कर सकता। चौथा आपका बिल्कुल गलत है। अगर ये वाला आपका, तो ये जो चौथा है आपका, अगर व्यक्ति का निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया या रोक दिया गया तो वो संसद के निर्वाचित सदस्य के रूप के लायक नहीं है। आप देखते हैं केवल चौथा सही है। आर्टिकल 102 एक सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है। 102 एक सांसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है। किसी व्यक्ति को या तो संसद भवन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा, या अगर वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई कार्यालय रखता है तो कानून द्वारा संसद घोषित कार्यालय के अलावा अपने धारक को अयोग्य घोषित नहीं किया जाता है। आगे देखते हैं, यदि वह अस्वस्थ दिमाग से है और एक सक्षम अदालत द्वारा घोषित किया गया है, या अगर वह एक निर्विवाद दिवालिया है, या फिर यदि वह भारत का नागरिक नहीं है या स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल कर लिया है, या किसी विदेशी राज्य के प्रति निष्ठा या अनुपालन की स्वीकृति के तहत, यदि वह संसद द्वारा किए गए किसी भी कानून के तहत या उसके तहत अयोग्य है, तो स्पष्टीकरण इस खंड के प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति को भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ के कार्यालय को केवल कारण में से नहीं माना जाएगा यदि वह या तो संघ के लिए या ऐसे राज्य के लिए मंत्री है। आपका दूसरा आएगा, वो 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है तो किसी व्यक्ति को संसद भवन के सदस्य के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। अब चलते हैं अगला प्रश्न हमारा और लास्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची केंद्र 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। ओके, इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है पहले क्वेश्चन दोबारा सुन लेते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची केंद्र 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। कौन कौन से? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 6ठी अनुसूची केंद्र 4 राज्यों के अनुसूचित क्षेत्रों के अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन के नियंत्रण से संबंधित है। ओके, आप देखते हैं नोट में क्या है, संविधान की 5वीं अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम ये 4 राज्यों को छोड़कर किसी भी राज्य में अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची में अलग से लिया गया है। ओके फाइन, अब आपको हम यहाँ पे 15 क्वेश्चन करा चुके हैं। फ्रेंड्स, दोस्तों, हमारे जो फैमिली हैं, साथियों हैं, आप इन सारे प्रश्न को विधिवत देखिएगा, पढ़िएगा, सुनिएगा, नोट करिएगा। ये आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं दोस्तों के। और आप इन सारे क्वेश्चन को शुरू से आखिरी तक वीडियो को देखिएगा, लाइक, शेयर और कमेंट भी करिएगा और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी हम आपको एक पार्ट दिखा रहे हैं राज्य व्यवस्था का, भारतीय राज्य व्यवस्था का। अगले पार्ट में फिर हम कुछ और अलग सा लेके आएंगे और आपको बहुत ही हेल्पफुल होगा आपके लिए, आपके किसी भी एग्ज़ाम के लिए, आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हम लेके आते हैं सिलेक्टेड दोस्तों। तो ऐसे ही हमारे वीडियो से जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।